जब रशिया और यूक्रेन युद्ध की बारी आती है तो विशेषज्ञों के द्वारा बहुत अलग अलग मत रखे जाते हैं। कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि रशिया धीरे धीरे यूक्रेन की टेरिटरी पर कब्जा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि यूक्रेन जैसे छोटे देश के द्वारा रशिया जैसी महाशक्ति का मुकाबला जो लगातार कई महीनों से किया जा रहा है, ये रशिया की साइकोलॉजिकल हार को दर्शाता है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि धीरे धीरे जो रूस की आर्मी है उनका मनोबल गिर रहा है और रूस में अपनी जनता को लामबंद रखने के लिए पुतिन के द्वारा नए नए कदमों को उठाया जा रहा है। हालांकि जो पुतिन है वो रशिया में जनता के अगर फेवर में नहीं भी रहेंगे तो उनका कुछ खास बिगड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जहां पर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की संभावना जताई है। उन्होंने यूक्रेन के जिन टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया है उनको आधिकारिक रूप से अधिकृत कर लिया है और उनके द्वारा एक सेरेमनी में बकायदा ये बताया गया है कि हम अपने टेरिटरीज की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी होगा वो करेंगे। जैसे ही न्यूक्लियर वेपन का वर्ड सामने आया तो अमेरिका की तरफ सवाल उठने स्वाभाविक थे कि यदि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करता है तो अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी होगी। और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि पेंटागन को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हम हर प्रकार की स्थिति के लिए तैयार हैं और नेटो का जो भी क्षेत्र है उसकी हर इंच की सुरक्षा हमारे द्वारा की जाएगी। तो आज की वीडियो में इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दो प्रमुख मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम वो देखेंगे कि जो दोनों कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या संभव है कि एक न्यूक्लियर वॉर जो है दिखाई दे सके। दूसरा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा वीडियो का वो रहेगा जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, वो क्या होते हैं। देखिए, जब भी न्यूक्लियर वॉर वर्ड नाम आता है सामने तो हम में से जनरली लोग सोचते हैं कि ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन को देखिए कोई भी न्योता नहीं देना चाहता है। लेकिन यहीं पर एक दूसरी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जिनको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, जो उतने बड़े लेवल पर विनाश नहीं करते और वो युद्ध क्षेत्र में टारगेटेड विनाश करने के पर्पज से ही बनाए जाते हैं। तो उनमें और जो हमारे एक कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन्स है उनमें क्या फर्क होता है, इसको हम अपनी वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज की वीडियो हमेशा की तरह समाचार पत्रों के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ही आर्टिकल अल जजीरा का ये आया था, व्हाट आर न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स, विल दे बी यूज्ड इन यूक्रेन। तो पूरा एक्सप्लेन इन्होंने किया था। देखिए, यहाँ पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो अनलाइकली है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे, भले ही जो है थ्रेट्स दिए गए हो रशिया की तरफ से, और अगर मान लीजिए वो करते भी हैं तो वो पूरी तरीके से तैयार है। हर तरीके से अमेरिका जो है अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चल रहा है। अगेन यहाँ पर देखिए, ये 13 अक्टूबर की न्यूज है जहाँ पे पूरा एक एक्सप्लेनर आर्टिकल ही आया था, व्हाट आर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो जब न्यूज़पेपर में इस तरह की एक्सप्लेन सीरीज आ रही हो तो आपको जो है इनके बारे में पढ़ना बेहद नेचुरल हो जाता है, पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, G7 के नेशंस भी थोड़ा एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं। G7 ने वार्न किया है सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज करता है, और जेलेंस्की ने, जो कि यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने किसी भी तरह की बातचीत रशिया के साथ हो सकती है इस बात को रूल आउट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो G7 नेशन है सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं अगर केमिकल या न्यूक्लियर वेपन यानी कि यदि रासायनिक और नाभिकीय हथियार जो है रशिया की तरफ से यूज किए जाते हैं। और अभी जो मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं उनमें भी रशिया के खिलाफ एक आरोप लग रहा है कि वो आप जो है सिविलियन जो क्षेत्र है, नागरिकों के जो क्षेत्र है, वहां पे यूज कर रहे हैं। कुछ वीडियोस रिलीज हुई हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि उन जगहों पे मिसाइल स्ट्राइक हुआ है जहां पे कोई मिलिट्री बेस था भी नहीं यूक्रेन का, वहां पे पूरा सिविलियन एक जो है स्ट्रक्चर था। ठीक बात है। तो इसके यहाँ पर देखिए, फिर जो अभी हाल ही में जो बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते डेवलपमेंट हुई है वो ये हुआ है कि जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने पिछले ही हफ्ते एक साइन कर लिया है एसेशन ट्रीटीज, अधिकृत करने की एक संधि उन्होंने साइन कर ली है। और उन्होंने जो यूक्रेन के 4 रीजन थे, 4 हिस्से थे, उनको अधिकृत करना ऑफिशियली रूप से, फॉर्मल रूप से कंप्लीट कर लिया है। जैसे एक आपका था खेरसोन, दूसरा था जापोजिया, दूसरा लुहांस्क एंड फोर्थ आपका डोनेत्स्क। ठीक है, एक सेरेमनी हेल्ड की गई थी
मॉस्को में, जहाँ पे जो पुतिन है उन्होंने लाउडली प्रोक्लेम किया था कि हम अपनी टेरिटरी को, हम अपनी जमीन को डिफेंड करने के लिए जो कुछ भी बनता है वो करेंगे। तो देखिए, रूस ने अमेरिका और पश्चिम देशों को एक संदेश दिया है। क्या वो संदेश है? देखिए, विदेशी मामलों के जो जानकार हैं प्रोफेसर हर्ष पी वंत, वो ये कहते हैं कि यूक्रेन जंग जितना ज्यादा लंबा चलेगा उतना परमाणु युद्ध का संकट बढ़ता जाएगा, क्योंकि रशिया की आर्मी पे साइकोलॉजिकल इस बात का असर पड़ रहा है कि छोटे से देश से 6-7 महीने हो गए हम युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं, और वहां की जनता में भी इस बात को लेकर आवाज उठने लग गई है कि क्या ये सही तरीका था, क्या इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। तो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो जल्दी से जल्दी युद्ध समाप्त करें और जो उनका एक, आप कह सकते हैं, प्रेस्टीज है, उसको वो थोड़ा बचा कर रखें। क्योंकि अगर देखिए, यूक्रेन किसी वजह से अगर नहीं हार मान पाया रशिया के सामने, तो रशिया एज अ जो सुपर एक पावर के रूप में जाना जाता है, वन ऑफ द, उनको थोड़ी सी मुश्किल फेस हो जाएंगी। तो इसलिए जो प्रोफेसर हर्ष वी पंत है वो कहते हैं जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना ही संकट पैदा हो जाएगा। अब हम बात करें परमाणु युद्ध की, देखिए जो रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अमेरिका को और जो बाकी उनके वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं उनको ये संदेश दिया है कि अब हमारे पास परमाणु हमले का ही विकल्प बचा है। क्यों कह रहे हो ऐसा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को बहुत ज्यादा हथियारों की सप्लाई की जा रही है। उन हथियारों की सप्लाई के बलबूते ही यूक्रेन जो है लड़ पा रहा है रशिया जैसी महाशक्ति से। तो अगर आप कंटिन्यू रखेंगे उस हथियारों की सप्लाई को, पैसे को देना आप कंटिन्यू रखेंगे, तो एंड में हमारे पास जीतने के लिए जो एक्सट्रीम ऑप्शंस है वही रह जाएंगे और हम उनको अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, पुतिन ये जानते हैं कि जो पश्चिम देश और अमेरिका का सहयोग है उसके चलते ये जंग जो है बहुत लंबी चल रही है। तो ये जो उन्होंने न्यूक्लियर वॉर का एक मैसेज दिया है ना, ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं है, बल्कि ये इनडायरेक्टली अमेरिका और उसके जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं उनके लिए है। यहाँ पे देखिए, रशियन एम्बेसी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि जो यूएस है वो इकलौती कंट्री है पूरे विश्व में जिसने न्यूक्लियर वेपन्स को 2 बार यूज किया है, एक बार हिरोशिमा और दूसरी बार नागासाकी में, जापान में। और क्योंकि वो ऐसा कर चुके हैं तो उन्होंने एक लेगेसी क्रिएट कर दी है, आप कह सकते हैं एक प्रेसिडेंट उन्होंने बना दिया। तो आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया है इस चीज को लेकर, राइट। फिर यहाँ पे देखिए, अमेरिका और पश्चिम देशों के बलबूते यूक्रेन इस जंग में मोर्चा संभाले हुए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है ना। तो अगर पुतिन जो है यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो ये बिल्कुल मानकर चले कि वो जो जंग है वो कीव और मॉस्को के बीच में नहीं रह जाएगी। अमेरिका को और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको दखल देना ही पड़ेगा, क्योंकि परमाणु हमले की जो आंच है वो नाटो के जो सदस्य देश हैं उन तक पहुंचेगी और नाटो की प्रतिरक्षा के लिए अमेरिका को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि नाटो का क्लॉज ये कहता है कि यदि एक पर हमला होगा तो सब पर हमला माना जाएगा, राइट। तो इस वजह से देखिए सिचुएशन गंभीर है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह पहले पर्ल हार्बर पे हमला हुआ था और फिर अमेरिका युद्ध में कूद गया था और एक वर्ल्ड वॉर दुनिया ने झेला था, कहीं इस तरह का तो एक नहीं हो सकता। और देखिए, इंटरनेशनल मामलों के जानकार संभावना से इनकार कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे समझने की है, प्रॉपर फुल न्यूक्लियर वॉर हो इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन यस, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ऐसी एक स्थिति 1962 में भी उत्पन्न हुई थी जब पूर्व सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया था, और उस टाइम पे जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे कैनेडी, उन्होंने बेसिकली विश्व युद्ध छिड़ जाने की चेतावनी दी थी। और अब फिर से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, तो जो बिडेन है वो फिर से जो है ऐसा कह रहे हैं, ठीक बात है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि पुतिन जो है ये परमाणु धमकी क्यों दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो आया था उसकी एक पिक्चर दिखाई गई है। तो जो प्रोफेसर पंत है वो ये कह रहे हैं कि रूस में इस जंग का क्या है, मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। छोटा सा देश इतनी बड़ी महाशक्ति को नहीं हरा पा रहा, 7 महीने से संघर्ष चल रहा है,
सेना के मनोबल पर सीधा असर पड़ रहा है, जनधन की हानि यूक्रेन को तो हो ही रही है, रशिया को भी बहुत ज्यादा देखिए झेलनी पड़ रही है। ठीक बात है। तो इस वजह से दरअसल वो धमकी दे रहे हैं कि एक तो वो जो पॉपुलरिज्म है अपना उसको बनाए रखना चाहते हैं, जनता का उत्साह इससे बना रहता है कि वी हैव सम ऑप्शंस टू विन द वॉर, और सेना के अंदर भी एक स्फूर्ति जो है वो बेसिकली दिखाना चाहते हैं। राइट। अब इस सारे मुद्दे में जो इंडिया है, जिनके रूस के साथ काफी फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जो हम ही हैं, तो हमारी तरफ से किस तरह का एक रिस्पांस दिया गया है, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिस्पांस दिया गया है। जो मीडिया क्वेरीज उनसे पूछी गई थी कि भाई रशिया ने जो है यूक्रेन पे जो कॉन्फ्लिक्ट का एस्केलेशन कर दिया, बढ़ा दिया है, तो आपका क्या कहना है। तो देखिए उन्होंने कहा कि इंडिया डीपली कंसर्न्ड है इस एस्केलेशन को लेकर, और वो किसी भी तरह की मतलब जो हॉस्टिलिटीज हो रही हैं इसके बारे में बताते हैं कि ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, तो इनको बेसिकली रोकना चाहिए, डी एस्केलेशन बेसिकली करना चाहिए। और कंसिस्टेंटली इंडिया ये मेंटेन करके रखता है कि ग्लोबल ऑर्डर के लिए इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ठीक नहीं है, यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स और जो इंटरनेशनल लॉ है उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और साथ में इंडिया ये कहता है कि दूसरे देशों की जो आप मान के चलिए कि सोवरेनिटी है, जो उनकी इंटीग्रिटी है, इसका सम्मान हर एक कंट्री को करना चाहिए। ठीक बात है। तो ये एक इंडिया का स्टैंड है। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के दूसरे हिस्से पर, जहां पर हम ये समझेंगे कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते क्या हैं। राइट। तो देखिए जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनके बारे में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपने ध्यान रखना है कि ये कम क्षमता का परमाणु हथियार होता है, यानी कि जो हमारे कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इनकी जो क्षमता होती है वो कम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन हिस्ट्री में एक ही बार यूज हुआ है जापान की सिटीज पे, तो पूरी सिटी तहस नहस हो गई थी, बहुत दूर तक उसका प्रभाव देखने को मिला था, और आने वाले सालों में भी उसके जो खतरनाक रेडियोधर्मी आप कह सकते हैं प्रभाव थे वो हमें देखने को मिले थे। बट जब हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो इनकी क्षमता क्या है, कम होती है। ये चीज आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर बात करें इनकी संहारक क्षमता की तो 100 वर्ग किलोमीटर से कम दायरे वाली होती है। ठीक है। और रूस और अमेरिका ये दो कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जिनके पास काफी बड़ी मात्रा में इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के भंडार हैं। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इनको स्ट्रैटेजिक वेपन्स के विपरीत नॉन स्ट्रैटेजिक वेपन्स के रूप में जो है कंसिडर किया जाता है, यानी कि गैर रणनीतिक हथियार इनको कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक वेपन्स आपके कौन से हैं, जो प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है। तो देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस शब्द का प्रयोग अक्सर विस्फोट के दौरान जारी की गई कम शक्ति की मात्रा वाले हथियार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। रिलीज जो हो रही है पावर वो भी कम हो रही है, जो यील्ड है वो भी कम है। राइट। तो आमतौर पर जो पारंपरिक बम होते हैं, जो नॉर्मल वाले बम होते हैं, न्यूक्लियर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल हमारे बम होते हैं उनसे ये कई गुना बड़े होते हैं। इनका रेडियोधर्मी फॉल आउट भी उत्पन्न होता है और विस्फोट से परे बहुत सारे अन्य घातक परिणाम भी ये पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन से इनको अलग कर दे रहे हैं तो इनकी जो है पावर कम है, उनके कंपैरिजन में कम है, बट पारंपरिक बम की तुलना में आकार में भी बड़े होते हैं। जो हमारे रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है वो भी होता है, और बहुत ज्यादा अन्य जो इनके प्रभाव है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। इन वेपन्स को अक्सर मिसाइल से, हवा से जो गिराए जा रहे बम होते हैं उसमें, यहाँ तक कि तोप खाने में गोले के रूप में भी रखा जाता है। इनकी दूरी अपेक्षाकृत कम होती है, और जो हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है जो अंतर महाद्वीपीय वार कर सकती है, उसके कंपैरिजन में देखिए इनकी क्या है, कम होती है क्षमता। ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाली और महासागरों में लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए डिजाइन की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, उनके कंपैरिजन में क्या होता है, कम होती है। ठीक है। तो रेंज भी इनकी क्या है, कम होती है। अब देखिए यहाँ पर अगेन एक पिक्चर दिखाई गई है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को परिभाषित करने वाले आकार पर कोई सहमति नहीं है, कितने साइज का होगा तो ही इसको इतना माना जाएगा। देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कितना आकार है, कितनी रेंज है, उस सारी चीजों को मिलाकर जो है कैटेगराइज किया जाता है।
ठीक है। जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, अगेन बताया है कि सैन्य लक्ष्यों के लिए उनके उपयोग के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। साइज, उनकी सीमा, सीमित सैन्य लक्ष्यों के लिए जो उनका उपयोग है इसके लिए, ठीक है। जो सामरिक हथियार होते हैं, जो स्ट्रैटेजिक वेपन्स होते हैं, उनके विपरीत इनको गैर रणनीतिक हथियारों के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये 3-4 बेसिक डिफरेंस है जो आपको अपने कम से कम प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर फुल फ्लेज होगा इसकी संभावना तो नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना तो है कि शायद रशिया के द्वारा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज जो है अपने वॉर में जो है किया जा सके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे कि किसके पास कितने हथियार है। तो देखिए, कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने मार्च में एक रिपोर्ट जो है जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 230 जो है गैर रणनीतिक परमाणु हथियार है, जिनमें यूरोप में विमानों के साथ जो तैनात उनके 100 B-61 भी शामिल है। यानी कि यूरोप में कुछ विमान से वहां उन्होंने तैनात कर रखे हैं, उनको B-61 बम कहते हैं, वो भी है, और उसके अलावा 230 इनके पास है। सीआरएस की रिपोर्ट ये कहती है कि रूस का जो अपना पूरा का पूरा एक भंडार है, उसमें सबसे ज्यादा है, 1000 से 2000 के लगभग उनके पास है। दूसरी ओर अब उत्तर कोरिया ने जो अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोजिशन लगा हुआ था कि हम कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, उसको उन्होंने हटा दिया है। हाल ही में उन्होंने एक मिसाइल का परीक्षण किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो सीरीज है हमारी, ये साउथ कोरिया को एक तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए है। विशेषज्ञों के द्वारा ये माना जा रहा है कि वो जो मिसाइल है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने में सक्षम है, इसीलिए टेस्ट की गई। तो आने वाले टाइम में शायद नॉर्थ कोरिया भी हमें इस दौड़ में नजर आए, जिससे एस्केलेशन जो है दुनिया में हथियारों की दौड़ को लेकर बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर बताया गया है कि ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन की वजह से, बल्कि उत्तर कोरिया की वजह से भी ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वर्ड है ये क्या है, ये चर्चा में है। अब ये थोड़ा सा एक इंफोग्राफ देख लेते हैं। देखिए, माना जा रहा है कि जो 9 कंट्रीज है वो लगभग 12,700 वॉरहेड जो है अपने पास रखे हुए हैं। 22 की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। और इसमें से रशिया और जो यूएस है उन्होंने अपने काफी सारे पुराने हथियारों को डिसमेंटल भी कर दिया था, लेकिन स्टिल दुनिया का 90% जो टोटल है उसका 90% न्यूक्लियर वेपन इन्हीं के पास है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, कंबाइंड ग्लोबल स्टॉक पाइल की अगर हम बात करें 1985 के आसपास ये सबसे ज्यादा था। फिर देखिए, रशिया का ये स्टॉक पाइल है और ये आपको यूएस का स्टॉक पाइल दिखाई दे रहा है, और ऑल अदर न्यूक्लियर वेपन पावर्स यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि रशिया के पास टोटल की बात करें तो 5,977 कुछ है, यूएस के पास 5,400 कुछ है, चाइना 350 पे, इंडिया अभी 160 पर है, ठीक है। तो अभी भारत थोड़ा सा पीछे है इस मामले में। इस वाले इन्फोग्राफ को थोड़ा सा देख के आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस कंट्री के पास कितना स्टॉक पाइल्स है, अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की। यहाँ पे हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और किस तरीके से रशिया और अमेरिका के बीच में धमकी भरे जो है बातों का आदान प्रदान हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये हम आज के वीडियो से समझ चुके हैं। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।